हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हम लोग RSMSSB या RPSC के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उनके आंसर्स देख रहे हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाने के वजह से ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहना, मुझे लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे कर देना। अदरवाइज एक कमेंट तो ज़रूर कर देना कि आपने ये वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी है, और या जो क्वेश्चन मैं आपसे अब पूछने जा रही हूँ आप उसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा मैटर करता है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पूछा गया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल का 99% भाग बना लेते हैं। ठीक है, वहीं पे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट भी करते जाएं कि कितना होता है, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट पेपर जो मैंने डाला था उस पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे लोकेंद्र के। लोकेंद्र ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात ये है कि मैं रोज़ वीडियो मॉर्निंग में 7 o'clock पर लोड करती हूँ, तो उस समय मैं लाइव होती हूँ वहाँ पर। तो आप अपने क्वेरीज जो भी हैं उस समय मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कमेंट तो कर ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, तो वो होती है 0.03%। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एक तो नाइट्रोजन की मात्रा याद रखनी है, दैट इज़ द 78%। ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि होती है हमारी लगभग 21%। ठीक है, तो ये मिलके कितना हो गया 99, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपने यहाँ पर देख ही लिए है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये है हमारी सेल मतलब कोशिका। कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। मैंने ज़्यादा बड़ा बनाया है, वैसे ये बहुत छोटा होता है, पर बड़ा इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, इसके अंदर मिलेंगे आपको क्रोमोसोम्स, जो कि पेयर में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेयर में होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, तो आपको ये पता है ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन में कितने पेयर्स होते हैं, 23। अच्छा, इसके अलावा पेयर्स की बात करूँ, टोटल 46 होते हैं, जो कि पेयर बनाने के बाद 23 हो जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स पर 3 चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को। एक तो मिलते हैं DNA, ये जो क्रोमोसोम्स हमने देखे थे इनके ऊपर हमें मिलता है, एक तो DNA मिलेगा, एक RNA मिलेगा, और एक हिस्टोन मिलते हैं। हिस्टोन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिस्टोन क्या होते हैं, एक तरह की बॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ ना DNA लिपटे रहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ताकि DNA, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, DNA की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इधर उधर ना फैलें, इसलिए इसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं। जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिव होता है, और DNA का एक भाग होता है जो कि नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन ये है, और हिस्टोन ये है, और हिस्टोन के चारों तरफ DNA लिपटे हुए रहते हैं। तो आपके हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें DNA भी मिलेगा, RNA भी मिलेगा, और हिस्टोन भी मिलेगा, तीनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए, जो पहले हमने इन्फॉर्मेशन ली थी अगर उसको डिटेल में पढ़ लिया तो यहाँ काम आ जाती है। इसलिए इनको सिर्फ ये नहीं है कि हमें आंसर याद है। मुझे पता है आप आंसर की डाउनलोड करोगे, पेपर डाउनलोड करोगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समझ लें तो ज़्यादा देर तक याद भी रह जाती हैं। हृदयघात का कारण क्या है। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, देखिए, ये जो हार्ट होता है, हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई होती है ना, ब्लड के साथ कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस, देखिए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होता है, जैसे ये रक्त की वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और इनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अंदर की तरफ क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो अगर मुझे हार्ट को यहाँ से रक्त की, ब्लड की सप्लाई भेजनी है, और लेकिन इसके अंदर तो क्या जमा हुआ है, ब्लड वेसल्स के अंदर
ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो यहाँ से रक्त अंदर से गुजरेगा नहीं, ढंग से नहीं जा पाएगा, तो इस हार्ट को जोर जोर से पंप करना पड़ेगा। ये हार्ट जोर जोर से पंप करेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाएंगे। हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, यहाँ से रक्त की सप्लाई को भेजने के लिए, क्योंकि जो नलियाँ हैं वो क्लीन साफ नहीं है। या एक कारण, दूसरा कारण है कि रक्त के थके का पहुंचना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें क्लॉटिंग हो गई, यानी रक्त का कुछ थक्का जम गया है। ये रक्त का थक्का कहाँ पहुँच गया है, ये पहुँच गया है हार्ट के पास में। हार्ट के पास में पहुँच गया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हार्ट की जो नलियाँ हैं वो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, रुक जाएंगी, और उसके वजह से फिर से वही हार्ट को बहुत ज़ोर से पंप करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए या वहाँ से रास्ता बनाने के लिए, तो हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर ये है कि हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा। तो देखो दोनों कारण से अपर्याप्त मात्रा हुई ना। अगर यहाँ पर कुछ जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो फिर रक्त की मात्रा नहीं पहुंच पा रही है, या क्लॉटिंग हो गई है, क्लॉटिंग मतलब थक्का बन गया है, तो उसके वजह से भी रक्त हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है या दिक्कत हो रही है, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कि ये सभी कारण होते हैं किस बात के लिए, हार्ट अटैक होने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ये तो आप सब समझ रहे थे, तो कुछ नया देख लेते हैं। एक शब्द होता है कार्डिक। ठीक है, कार्डिक शब्द जो होता है ना वो हृदय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे एक होता है ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखो कार्डियो शब्द यहाँ पे आया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये हृदय की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछ ले ईसीजी कहाँ काम आती है, तो हृदय की वो नापने के काम आती है। अच्छा, अगर एक शब्द होता है पेरिकार्डियम, क्या काम होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है आउटसाइड, पेरी का मतलब क्या होता है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, और कार्डियम का मतलब होता है फिर वापस हृदय। तो अगर आपको नहीं पता और आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेरिकार्डियम झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको पता चल जाएगा पेरी मतलब होता है बाहर की तरफ और कार्डियम का मतलब होता है हृदय। तो आपको पता चल गया पेरिकार्डियम झिल्ली कहाँ पाई जाएगी, हृदय के बाहर। तो आपको कार्डिक शब्द कहीं भी मिल जाए ना, तो आप आंख बंद करके उसे हृदय से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे हम अपने आंसर्स को थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। तो जैसे कार्डिक से हमने क्या गैस किया कि हम बात कर रहे हैं हृदय की। ठीक है, अब ऐसे शब्द कभी आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का RH पॉजिटिव है, ठीक है, और माता RH नेगेटिव है, यानी हीन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि जो फादर है RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो माता को इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी क्या दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, पिता RH पॉजिटिव है यानी कि उसमें कुछ एंटीजन मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ एंटीजन है किसमें, फादर में, लेकिन मदर में वो RH है ही नहीं, मदर उनको नहीं पहचानती। तो क्या होता है, जब फर्स्ट बेबी होता है ना, तो फर्स्ट बेबी होने की वजह से जब उसकी डिलीवरी होती है उस समय माता के शरीर में कुछ ये जो पिता वाले RH हैं वो यहाँ माता के शरीर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, श्योर नहीं है पर हो सकते हैं। अब ये RH जब माता के शरीर में जाएंगे तो माता का शरीर उनको पहचानने से मना कर देगा, वो ये कहेगा कि ये RH कहाँ से आएगी, इनको तो मैं नहीं जानता हूँ। देखिए हमारा शरीर ना जो जिन चीज़ों को नहीं पहचानता उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो माता के शरीर में कभी भी RH थे ही नहीं। जब उसको बेबी हुआ और उसकी डिलीवरी हुई तो पिता के जो गुणसूत्र उसमें थे उसके वजह से कुछ RH उसकी बॉडी में जा सकते हैं माता के शरीर में। अब माता के शरीर में जब वो RH चले जाएंगे तो माता का शरीर बोलेगा कि मैं तो इन RH को नहीं पहचानता हूँ, तो वो क्या करेंगे, अपने शरीर में एक आर्मी तैयार कर लेगी, माँ अपने शरीर में एक आर्मी तैयार कर लेगी और वो कहेगी ये RH जो नई चीज़ मेरी बॉडी में आई है वो उसके अगेंस्ट वो एक आर्मी तैयार कर लेगी। अब जब दूसरा बेबी होगा ना, सेकंड बेबी जब होगा तो वो क्या करेगी, उस सेकंड बेबी को वहाँ पर डेवलप नहीं होने देंगे, क्योंकि उसके शरीर में अगर RH हुए तो वो उनको मार देगा। माता का शरीर उस बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसको ये लगता है कि RH ये कहाँ से आए मेरे शरीर में, पता नहीं कहाँ से आए, तो उसने आर्मी तैयार कर ली और वो आर्मी किसको नुकसान पहुँचाती है, दूसरे बेबी को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि फादर के पास RH है और माता के पास RH नहीं है, तो माता की जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, इस माँ की फर्स्ट डिलीवरी जब होती है तो उसे रोहगम दे दिया जाता है।
ठीक है, रोगम एंटीबॉडीज दे दिए जाते हैं, उसके वजह से सेकंड बेबी को नुकसान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पीसीज ऑफ, ये जो मैंने आपको RH वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो रहा है कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे देख लेना, तो वहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, विच स्पीसीज ऑफ मोलस्का यील्ड कमर्शियल पर्ल, यानी कि कौन है मोलस्का, एक मोलस्का फैमिली का है कि कौन सी प्रजाति है, कौन सी स्पीसीज है जिससे मोती मिलता है। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला है, इसका आंसर पेनेक्टिडा है। हाँ, मैं आपके लिए इतना सा कर सकती हूँ कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये है पेनेक्टिडा जाति का है जिससे मोती बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। इसका मतलब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। होता ये है कि मान लेते हैं कोई शरीर है और शरीर बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था, यानी कि कोई भी बाहर से पैथोजन हमारे शरीर में जाएगा तो वो हमारे शरीर को बीमार कर देगा, हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जैसे हम अभी कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना जब हमारे शरीर में जाता है, कोरोना वायरस जो कि एक पैथोजन है, जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उसे लड़ने की कोशिश करता है परंतु उसे हरा नहीं पाता, तो कोरोना हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, हम वैक्सीन करवाते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कोई कोरोना है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो बीमार करेगा, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन लगवाएंगे। ठीक है, अब वैक्सीन कैसे लगवाते हैं, मान लेते हैं ये शरीर है और शरीर में हम कोई कोरोना या कोरोना से मिलता जुलता या कोरोना के अंदर कोई प्रोटीन है, वो प्रोटीन या कोरोना का कोई एक मरी हुई सेल कोरोना की, ठीक है, हम कुछ ऐसा शरीर में प्रवेश करवाएंगे तो हमारे शरीर क्या करेगी, उसके लिए हमारे शरीर में एक आर्मी तैयार कर लेगी। जैसे अभी हमने देखा था कि माता के शरीर में RH नेगेटिव था तो उसने RH पॉजिटिव के लिए एक आर्मी तैयार कर ली। सेम हमारा शरीर क्या करता है, किसी भी पैथोजन के लिए एक आर्मी तैयार कर लेता है। अब जब असल में कोरोना जब आएगा, जब कोरोना आएगा तो हमारे शरीर की ये जो तैयार की हुई आर्मी थी वो इस कोरोना को मार देगी। ये एक तरीका होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हम शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, जो हम जानबूझ के वैक्सीनेशन के नाम पे जो शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं वो क्या चीज़ है। देखो, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, वो खुद कोरोना का वायरस हो सकता है लेकिन कमजोर वायरस हो सकता है, या फिर कोई मिलता जुलता कोई अणु हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो कि कोरोना का कोई हिस्सा शेयर करता हो। ठीक है, इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं जो हम अपने शरीर में यहाँ पर जानबूझकर प्रवेश करवाएंगे ताकि हमारी बॉडी क्या करे, एक एंटीबॉडी तैयार कर ले, यानी कि एक आर्मी तैयार कर ले। तो ये जो तरीका है ना, रिकॉम्बिनेंट तरीका, ये भी वैक्सीनेशन का एक तरीका है और ये सबसे पहले यूज़ किया गया था हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बीमारी है, ये जो बीमारी है उसका एक DNA का हिस्सा, इसमें जो DNA होता है उस DNA का एक छोटा सा हिस्सा हम शरीर में डालते हैं। मैंने कहा ना, वो प्रोटीन हो सकता है, कमज़ोर बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, उसका DNA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी वायरस का या किसी बीमारी का जो DNA होता है, जब उसको शरीर के अंदर डालते हैं तो एक वो वैक्सीन की तरह काम करता है। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया था किसके साथ में, हेपेटाइटिस बी के साथ में। आई होप कि आपको वैक्सीनेशन और उसके बारे में भी समझ आई होगी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला है। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा पादप प्रजनन, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये केंचुआ। ठीक है, मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन है, एक स्टोन वाला था, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है 0.03%, ये केंचुए वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन इस पेपर में है जो अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन भी आ गया, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर, तो इसका मतलब सोच के देखो कि इस पेपर में अभी तक तो 4 ही हुए हैं और हो सकता है एक आध और मिल जाए। 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो अगर हम सारे पेपर कर लेंगे और 3-4 क्वेश्चन भी आ गए तो मज़ा आ जाएगा ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का लक्षण है, तो मैंने आपको बताया था शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो टमाटर सामान्यतः 3 से 4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर जो हैं वो लगभग 7 से 10 दिन तक भी चल सकते हैं या इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। मैंने आपको इसके साथ में बताया था कि सबसे पहले कैलिफोर्निया में इसे बनाया गया था और इसे कमर्शियल यूज़ के लिए लाइसेंस मिल गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने जीन्स के ऊपर काम किया था। मेंडल ने किस पौधे पे काम किया था, बताइए जरा, किस पौधे पे काम किया था। और एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि इन्होंने एक जैसे कीट होता है ना, उस पर भी काम किया था, वो कौन था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्रीक जो है इन्होंने डीएनए पे काम किया था। ठीक है, डीएनए पे काम किया था। बीरबल साहनी हमारे इंडियन हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, बताओ इनका फील्ड कौन सा है, जूलॉजी, बॉटनी, कीटों पे काम किया कि डीएनए वगैरह पे काम किया, कहाँ काम किया है बीरबल साहनी ने, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेहनत आप भी कीजिए, अच्छा रहेगा। इन सब के बारे में पढ़ लेना, क्या पता अगली बार इन्हीं के बारे में पूछ ले। द सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एकदम नया भी है। सेंट्रल डॉगमा जैसा शब्द पहले नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल डॉगमा होता क्या है, और ये क्रीक ने दिया था, जिनका नाम अभी हमने देखा ना, ये सर क्रीक, इन्होंने ही इसका सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से उठा लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये होता है हमारा डीएनए। क्या होता है हमारा डीएनए? जब डीएनए से हम वापस से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। यानी डीएनए से वापस से डीएनए को बनाना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ये आप याद रखना, ये पूछा गया है, ये आरएएस के एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा ही कोई क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या होता है, डीएनए ये होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी गुणसूत्र के ऊपर, है ना, गुणसूत्र के ऊपर, जो हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। आप सारी चीज़ों को जोड़ते जाना। गुणसूत्र के ऊपर क्या मिलते हैं हमको? डीएनए मिलता है। डीएनए जब डीएनए में बदलता है तो उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में बदल जाता है। ठीक है, आरएनए में बदल जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए का आरएनए में बदलना। अब क्या होता है, ये जो आरएनए में बदल गया है, ये आरएनए बदलते हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, प्रोटीन में बदलते हैं, उसको पहले तो नाम याद रखो, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमने 3 नाम याद किए हैं, रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ये क्यों बदले वो देखिए। हाँ, ये बदल गए हमारे किस में? प्रोटीन में। और ये जो प्रोटीन होते हैं वही हमारी सूचना को लेकर जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, हमारे शरीर में जितनी भी सूचना है वो जीन पर होती हैं। ठीक है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स में। एक्चुअली ये ऐसे होता है, देखो, सबसे पहले कोशिका, कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र में 3 चीज़ें मिलती हैं, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। सारी चीज़ों को जोड़ना, गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र के ऊपर हमें क्या क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और हिस्टोन मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारी डीएनए होता है, उस डीएनए के कुछ हिस्से को अगर काट लिया जाए, जैसे मान लो मैंने इस हिस्से को काट लिया, देखिए, मान लेते हैं मैंने डीएनए के इस हिस्से को काट लिया। जब मैंने इस हिस्से को काटा तो इस पर कुछ सूचनाएं होंगी। कैसी सूचनाएं? मान लेते हैं कि मेरी आंखें ब्लैक कलर की हैं। ठीक है, तो मेरी आईज कैसे कलर की होंगी वो सूचना यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस हिस्से को कहा जाएगा जीन। क्या कहा जाएगा? जीन। अब ये सूचना ये यहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं ना, उस सूचना को आगे भी पहुँचानी होती है। तो वो क्या करता है, पहले उसे बदल देता है, पहले उसको बदल देता है आरएनए में, और आरएनए के बाद ये बदल जाती है, आरएनए के बाद बदल जाती है प्रोटीन में, और ये प्रोटीन आगे जाते हैं और ये सूचना को लेकर जाते हैं। तो सर क्रीक ने क्या कहा था? सर क्रीक ने कहा था कि अगर हम डीएनए से डायरेक्ट इसमें बदल दें,
क्या करें, डीएनए से डायरेक्ट इसमें बदल दें तो इसको कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से हम आरएनए में ना बदलें और सीधे उसमें बदल दें तो उसे कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, उसका आंसर होगा हमारा कि जब हम डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। मैंने डायग्राम से समझाया, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सबको पता है 5 जून, हाल ही में निकला है अभी, तो ये 5 जून को आता है। ऊर्जा के हस्तांतरण पर प्रत्येक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होती है? देखिए मैं जल्दी समझाऊंगी ये क्वेश्चन, टाइम नहीं खराब करेंगे, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। एनर्जी एक लेवल से, ठीक है, दूसरे लेवल तक जाती है तो क्या होता है, ऊर्जा में ह्रास होता है। और कितना होता है ये? 90% का ह्रास होता है, मतलब लॉस्ट हो जाती है, और 10% केवल आगे जाती है, केवल 10% ऊर्जा। इसे 10% का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है बुलियन एक्सप्रेशन। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए कंप्यूटर में ना 3 तरह के गेट होते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है? एक तो होता है और, एक होता है एंड, और एक होता है नॉट। ठीक है, 3 तरह के गेट सामान्यतः होते हैं। तो हमें जब कोई डिवाइस बनानी होती है, कोई कंप्यूटर वगैरह या कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो हम इन 3 तरह के गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको गेट कहा जाता है, गेट्स कहा जाता है। ठीक है, 3 तरह के गेट का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप मेमोरी बना रहे हो या है ना, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर मान लो मैं ये ना लूँ और ये भी ना लूँ और ये भी ना लूँ, मेरे को सिर्फ 2 गेट चाहिए, तो कौन से 2 गेट होंगे जिनसे मैं इन तीनों का काम चला सकूं? मान लेते हैं ये तीनों मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं नैंड और नॉर गेट लूंगी ना, तो नैंड और नॉर के कॉम्बिनेशन से मैं और को भी बना सकती हूँ, इसके कॉम्बिनेशन से ये भी बन जाएगा और इसके कॉम्बिनेशन से ये भी बन जाएगा। और जब ये तीनों बन गए तो आपको जो चाहिए वो फिर आप बनाते रहो। ठीक है, तो ये है, जिनको कंप्यूटर की समझ नहीं वो याद रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा समझाने की यहाँ कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? इसका मतलब ये है, देखिए मैंने यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है जिससे मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये जो रिकॉर्डिंग में जैसे मैं बोल रही हूँ या मैं यहाँ टिक कर रही हूँ या ये जो लिखा हुआ है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, पर ये कहीं ना कहीं पीछे सेव भी हो रहा होगा। ये किस तरह से काम कर रहा है? मान लेते मैंने यहाँ टिक किया और ये काम करने लगा, लेकिन अगली बार मैंने ये इरेजर लिया और मैंने इस पर क्लिक किया और ये मिट गया। तो इसको कैसे पता कि जब मैं इस वाले स्विच पे करूँगी तो यहाँ लिखने लगेगा, ठीक है, जब मैं इस वाले स्विच पे करूँगी तो यहाँ इरेज हो जाएगा। तो इसकी कोई ना कोई सूचना पीछे की तरफ सेव होगी जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, पर कहीं तो इन्फॉर्मेशन सेव होगी ना, तो उसे कहा जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है डेटाबेस। ठीक है, तो बैकएंड एप्लीकेशन होती है पीछे की तरफ, जो उसको विकसित कहाँ पे किया जाता है? डेटाबेस में विकसित किया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पे GUI के बारे में भी देख लो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब ये होता है, जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जब भी आप इस तरह का आइकन एक होता है गोल, उसको लगा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है और आपका फेसबुक खुल जाएगा। पहले क्या होता था, बहुत पहले, आपने नहीं देखा होगा शायद, कि लिखना पड़ता था, कोई भी चीज़ हमें चलानी है तो उसे लिखना पड़ता था, कमांड देने पड़ते थे, तब जाके वो चीज़ चलती थी। ठीक है, फेसबुक तो तब नहीं होती थी। ठीक है, तो फेसबुक से याद आया, आप मेरी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह चाहिए, पेपर चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट कर देना। ठीक है, लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको क्या करना है कि आप बस क्लिक करते हैं और आपका काम हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, आपको कमांड देने पड़ते थे, इस तरह का काम करना पड़ता था। तो इसको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, यानी कि आपको सिर्फ देख के पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में, उसे इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताऊँ आपको कि जो गूगल है
गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हो। याहू पे भी सर्च किया जा सकता है, पहले याहू ज़्यादा फेमस था, अब गूगल आया तब से याहू पे ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं। बिंग भी है, बिंग भी कंप्यूटर्स पे काफ़ी सर्च करते हैं, लेकिन क्रोम पे कुछ सर्च नहीं होता। क्रोम पे पहले आपको गूगल खोलना पड़ता है, क्रोम पे कुछ भी सर्च नहीं होता, क्रोम पे पहले आपको गूगल खोलना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ उस पर सर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा है गूगल क्रोम। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन, जिसमें हमने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए थे, बीच में आ गए थे तो, बट कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट कर देना। पढ़ते रहना, खुश रहना और सेफ भी।